हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटीज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अरिहंत का सैम्पल पेपर 5। इससे पहले के जो 4 सैम्पल पेपर हैं उनकी जो वीडियो है वो चैनल पे आपको मिल जाएगी। बाकी के लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लेना वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको ये सारे सैम्पल पेपर जो है PDF के रूप में चाहिए, मतलब एक तरीके से पूरी बुक चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। आप उन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने आंसर राइटिंग कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस बिगिन। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं आपको, इनको डेट वाइज आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको इसकी डेट्स याद होनी चाहिए। तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 2023 में। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट ही हुआ है ये। तो यहाँ पे क्या है, जो SDG है ना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनको फुल करने के लिए यहाँ पे एक समिट हुई थी अभी लेटेस्ट फिलहाल में 2023 में ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है UN कॉन्फ्रेंस ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक तरीके से सतत विकास होना चाहिए पूरी दुनिया का। तो उसके लिए क्या है, हमें रिसोर्सेज वगैरह बचा के रखने हैं, हमें भी कंज्यूम करने हैं, बाकी की जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। तो जो बैलेंस हम बना के रखेंगे ना, उसी को सस्टेनेबल बोलेंगे यहाँ पे। तो ये जो यहाँ पे इसका डेवलपमेंट के लिए जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, वो कब हुई थी? वो हुई थी 2012 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है जनरल असेंबली स्पेशल सेशन ऑन द एनवायरनमेंट। तो जनरल असेंबली में स्पेशल सेशन कब हुआ था एनवायरनमेंट को लेके? तो ये हुआ था 1997 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जब से पहले हुआ था 1992 में। तो आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 4321। ठीक है, यानी DCBA। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट वाज। तो ये हमने कई बार देख लिया है, कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये कब इसका जो समय चला था। सबसे पहले जो ग्रांड अलायंस हमें देखने को मिली थी, तो उसका टाइम डाल देना आप 1989। उसका नेक्स्ट बोल रहा है डैश इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीति आयोग बनाया गया था। तो इसके जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है ना, वो कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है डैश कंट्री इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया रीजन। ठीक है, तो साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें कौन सा कंट्री इसका पार्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। वाई? बिकॉज जो सार्क है ना, सार्क मतलब क्या है? एक तरीके से साउथ एशियन एसोसिएशन नेशन जो है, इसका जो पूरा ग्रुप है जिसमें 8 कंट्रीज आते हैं, अपना इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, बांग्लादेश है। तो ये जो सारे कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, तो यहाँ पे बात करेंगे हम मैच द फॉलोइंग की। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस दे रखे हैं और ये हेडक्वार्टर्स हैं, तो आपको इससे मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है यूनेस्को, है ना। तो यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। उसके बाद यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यूयॉर्क में। उसके बाद जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। जो WB है ना, वर्ल्ड बैंक, और IMF, इस दोनों के ही हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है। उसके बाद WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, यानी स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4321 सेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है हमारा B। 6 क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग होने के मेन कारण क्या है, मेन कॉजेज क्या हैं? तो पहला है डिफॉरेस्टेशन, ये बिल्कुल है, पेड़ों को काटा जा रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये भी बिल्कुल सही है। इंक्रीज इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ये भी सही है। तो इसी वजह से क्या है, तीनों सही होने की वजह से हमारा आंसर हो जाएगा D, ऑल ऑफ द अबाव। 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इन विच ईयर इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट यूज रेफरेंडम प्रोसीजर। तो रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। एक जनमत में क्या होता है कि जैसे लीडर जो है ना, वो किसी भी एक मैटर पे वोट करेंगे, तो अगर उसमें जीत हासिल होती है तो वो चीज़ जो है पास हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जनमत हुआ था, यानी रेफरेंडम प्रोसीजर जो हुआ था, ये हुआ था 1967 में, गोवा को लेकर के। गोवा को, जो गोवा पहले यूनियन टेरिटरी था, तो उसको स्टेट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे एक तरीके से क्या है, वोटिंग हुई थी नेताओं। 8th क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच इज द टेन्योर ऑफ द जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो टेन्योर होता है जजेस का, वो कितने साल का होता है? तो वो होता है 9 ईयर्स का। और ये टोटल कितने जजेस होते हैं? ये होते हैं 15 जजेस। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ऑन विच डे द जम्मू कश्मीर
रीऑर्गेनाइजेशन बिल वॉज पास्ड बाय द एनडीए गवर्नमेंट इन राज्यसभा। तो यहाँ पे जो अमित शाह हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने राज्यसभा में इस बिल को पढ़ा था। तो यहाँ पे उसी दिन ये साइन हो गया था राज्यसभा में। उसके बाद अगले दिन 6 अगस्त को 2019 को ये हुआ था लोकसभा में पास, और साइन जो हुआ था ना प्रेसिडेंट से, असेंट जो मिला था वो हुआ था 9 अगस्त 2019। तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। अगर राज्यसभा का पूछ रहा है तो 5 अगस्त कर देना, अगर लोकसभा का पूछ रहा है तो 6 अगस्त कर देना, और अगर प्रेसिडेंट की असेंट पूछ रहा है तो 9 अगस्त कर देना। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, राज्यसभा का पूछ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। उसका नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे डायरेक्शंस बोल रहा है। ये सेम 10th एंड 11th क्वेश्चन के लिए है, कॉमन है ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं इसके लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो 10th क्वेश्चन हम देखेंगे, द फर्स्ट 5-year प्लान एड्रेस्ड मेनली द एग्रीगेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड द इरिगेशन। तो फर्स्ट 5-year प्लान जो बनाया गया था जब हमारा संविधान बन के लागू हो गया था 1950 के बाद, तो 1951 से लेकर और 56 तक, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर पे बहुत काम करना था, क्योंकि हम पूरी तरीके से क्या है, हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी थी एग्रीकल्चर को लेके, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन है ना, उसकी वजह से जो रिफॉर्म्स हमें लेकर आने थे, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लीडर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये काम हुआ ही था, डैम्स वगैरह भी बनाने जरूरी थे इरीगेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है, एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज हिट हार्डेस्ट बाय द पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पार्टीशन में क्या है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं ख़राब हो चुकी थी, तो इसी वजह से इनको रिफॉर्म्स करना बहुत ज़रूरी था, अर्जेंट इसको अटेंशन चाहिए थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है रीज़न जो है इसका बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10th वाले का ए आंसर। उसके बाद 11th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन 1978 डेंग जियापिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। ठीक है ना। तो यहाँ पे डेंग जियापिंग ने ही अनाउंस की थी ओपन डोर पॉलिसी। यहाँ पे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो चाइना में इसने करवाए थे डेंग जियापिंग ने। तो यहाँ पे हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका रीजन बोल रहा है कि ओपन डोर पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। बिल्कुल सही बात है, तो इसी वजह से तो ओपन किए थे उसने अपने कंट्री के डोर्स। ठीक है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आर है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए एंड आर जो है दोनों ही ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा ए, 11th का भी आंसर ए। उसके बाद 12th पे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट नॉन कम्युनिस्ट कंट्री टू एस्टैब्लिश एन एम्बेसी इन चाइना। तो नॉन कम्युनिस्ट कंट्री कौन था जिसने अपनी एम्बेसी बनाई थी चाइना में, क्योंकि चाइना जो है ये कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है ना। तो ये था अपना भारत। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वर द मेन रीजन बिहाइंड द स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1969। तो सबसे मुख्य कारण क्या थे जो कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है 1969 में। तो सबसे पहला कारण था इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के सिंडिकेट के लीडर से नहीं बनती थी, और सिंडिकेट के जो लीडर्स हैं जैसे राम मनोहर लोहिया जो हैं वो बोलते थे इनको गूंगी गुड़िया। क्यों? क्योंकि इनकी जो बात थी वो कोई सुनता ही नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कांग्रेस है ये इसका पहला कारण था कि भाई यहाँ पे इन लोगों की सबसे पहले जो तकरार होने लगी थी वो इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के लीडर्स में। तो वो जो वीवी गिरी को ये प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी और वो नीलम संजीवा रेड्डी को बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे एक कारण हो जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हुई थी परवी पर्स। ठीक है, तो परवी पर्स जो है ये इंदिरा गांधी ने अबॉलिश करवा दिया था, तो उसके खिलाफ में थे सिंडिकेट के लीडर्स। तो ऐसे करके कोई भी आप दो कारण यहाँ पे डाल सकते हो जो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में हुआ था। उसके बाद 14th क्वेश्चन बोल रहा है मेंशन द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द यूरोप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी, क्या क्या मेजर चैलेंजेस फेस किए थे। तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो एक तरीके से ये मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर में जो जीत रहा है उसका सब कुछ सही रहेगा, उसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो यूरोपियन कंट्री जो है इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, बल्कि ये जीत गए थे क्योंकि जापान जो है उसका तो भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो चुका था, लेकिन ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका भी बहुत नुकसान हुआ था। तो यहाँ पे बहुत गरीबी आ चुकी थी, इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी, इकोनॉमिकली ये बहुत डाउन हो गए थे। तो इसीलिए आप कोई भी दो चैलेंजेस यहाँ पे लिख सकते हो। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट हैड बीन एफ्रो एशियन यूनिटी। तो एफ्रो एशियन यूनिटी क्या थी? ये अफ्रीका और एशिया के जो कंट्रीज थी इन लोगों ने मिलकर यूनिटी बनाई थी। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका बैंगडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में इसको बनाया था, और इसी को ही आगे जब बढ़ाया गया तो 1961 में नैम को लेकर आ गए ये लोग। ठीक है ना।
तो नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट। तो यहाँ पे फीचर्स बोल रहा है एनवायरमेंटल मूवमेंट की कि क्या क्या हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो वर्ल्ड के पॉलिटिक्स लीडर हैं, उन लोगों ने क्या क्या मूवमेंट चलाए हैं एनवायरमेंट को लेकर, ठीक है। 17th क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द रियो समिट। तो रियो समिट जो है ये 1992 में हुआ था, अर्थ समिट था ये, और यहाँ पे एजेंडा 21 बनाया गया था कि भैया हम कुछ पैसा लगाएंगे अपने एनवायरनमेंट के लिए, है ना, उसको चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, रिसोर्सेज को बचाने के लिए, है ना, पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे टारगेट की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है गिव एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ रिजर्वेशन फॉर द SCs, STs एंड OBCs इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। यहाँ पे SC, STs और OBCs जो हैं इनको बहुत ज़्यादा डाउन ट्रबल समझा जाता था और इनके लिए क्या था, लोअर इंस्टीट्यूशंस में ही जगह हुआ करती थी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनको नहीं रखते थे। तो इसी वजह से यहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलना शुरू होता है, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन जो है वो आज भी चल रहा है और इसी तरीके से चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम आएंगे, सेक्शन C देखेंगे यहाँ पे। तो ये जो है आपके 4 मार्क्स से क्वेश्चन है। तो 19th क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 2 कॉजेज विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आसियान। तो आसियान को बनाने के लिए आपको इसके कॉजेस लिखने की, भाई आसियान को क्यों बनाया गया था। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन थे ना, वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे और बहुत छोटे होने की वजह से क्या है, इनका किसी के साथ भी अलायंसेस वगैरह भी नहीं था। एक तरीके से ये आइसोलेट टाइप के एरिया में रहते हैं, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, खुद ही अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और अपनी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया। तो वहीं पे क्या है, आसियान जो है इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, 5 कंट्री मिलके जो है इसका ग्रुप बनाते हैं। उसका नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन द आसाम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985 इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मूवमेंट। तो यहाँ पे आसाम मूवमेंट के बारे में लिखना है जो 1979 से 1985 के बीच में चला था। तो इसमें क्या डाल सकते हो आप, जैसे कि जो बांग्लादेशी हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं आसाम के अंदर, तो वहाँ पे मूवमेंट चलाया जाता है इस तरीके से ना, आउटसाइडर्स की वजह से उन लोगों को बोला जाता है ये सब चीज़। तो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द सुटेबल आर्ग्यूमेंट, तो ये आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलिशन गवर्नमेंट प्रूव्ड टू बी बून फॉर द डेमोक्रेसी इन इंडिया, सपोर्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भाई कोलिशन गवर्नमेंट का एक आंसर जरूर तैयार कर लेना, ये बार बार रिपीटेशन में हमको देखा जा रहा है, ठीक है ना। तो 1989 में जो है कोलिशन गवर्नमेंट आती है, ग्रांड अलायंस, जहाँ पे हर एक पार्टी जो है वो किसी न किसी पार्टी के साथ अलायंस बना के खड़ी होती है, ठीक है। तो वैसे इसके आंसर्स जो है मैंने PDF में डाल दिए हैं ना, तो आप ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर जो है PDF के माध्यम से पढ़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द कल्चर ऑफ अ कंट्री। तो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है ये यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 2 कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, वैसे आप दोनों की प्रैक्टिस करना। उसके बाद 23rd क्वेश्चन बोल रहा है डिस्क्राइब एनी 4 फीचर्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ की आपको आइडियोलॉजी इसमें बतानी है। उसके बाद और में बोल रहा है एग्जामिन एनी 4 रीजंस व्हाई द जनरल इलेक्शंस ऑफ 1967 वर रेफर्ड टू एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक फॉर द कांग्रेस, एक्सप्लेन एंड व्हाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई 1967 का जो दौर था ना, वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसी समय पे इंदिरा गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन के आती हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ना पॉलिटिकल अर्थक्वेक भी बोला गया है ना। बहुत ज़्यादा गरीबी वगैरह जो है इसके लिए स्कीम्स भी लेकर आती हैं, ये इनको बोला जाता है कि भाई इंदिरा हटाओ देश बचाओ, ऐसे करके नारे भी लगाए जाते हैं। तो ये पूरा जो 60s का जो समय था ना, ये हमारे कंट्री में पॉलिटिकल अर्थक्वेक का समय था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं सेक्शन D में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये पूरा पैसेज दे रखा है स्टूडेंट्स और इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द अबाव पैसेज हिस्टोरिकल बफर मीन्स। तो हिस्टोरिकल बफर क्या होता है, ये होता है द कंट्री लाइंग बिटवीन 2 राइवल्स ऑफ द पोटेंशियली हॉस्टाइल पावर्स। तो जो जैसे 2 राइवल कंट्रीज हैं, इनके बीच का जो इंटरमीडिएट कंट्री होता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल बफर बोलेंगे, ठीक है। डिड नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोज द एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत बाई चाइना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो चाइना को क्यों नहीं अपोज कर पाई थी जब चाइना ने तिब्बत को अनेक्स किया था, ठीक है। तो इसके पीछे 2 कारण थे हमारे। तो पहला था हमारा पंचशील एग्रीमेंट हमने साइन कर रखा था, है ना। और दूसरा क्या था हमारा कि जो चाइना है ना, चाइना ने ये अश्योर किया था इंडिया को कि तिब्बत जो है इसको फुल ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। तो
इंडिया जो है वो यही सोचता है कि भाई चाइना जो है वो तिब्बत को अच्छे से रखेगा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ठीक है ना। उसका थर्ड बोल रहा है वाई इंडियन गवर्नमेंट ग्रू अनईजी ओवर द तिब्बत इशू। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना वो किस तरीके से अनईजी फील करती है तिब्बत इशू को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो तिब्बत है ना इसका कल्चर पूरी तरीके से सप्रेस्ड हो चुका था चाइना के द्वारा, ठीक है ना। तो यही एक कारण भी बनता है हमारे 1962 की जो वॉर हुई थी ना चाइना के साथ, तो यही एक कारण भी था कि तिब्बत जो है इसको अनेक्स कर लिया गया था चाइना में, और हम लोगों ने इसको थोड़ा राय दे दी थी कि भाई इसको थोड़ा ऑटोनॉमी दे दो, ये परेशान है ऐसे करके। तो यहीं से चिढ़ जाता है वो, क्योंकि हम लोगों ने पंचशील ट्रीटी इसके साथ साइन कर रखी थी जहाँ पे हम किसी भी मैटर में इंटरप्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है ये हाउ फार इट वाज जस्टिफाइड ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पॉलिटिकल asylum टू दलाई लामा एंड थाउजेंड्स ऑफ तिब्बतियन रिफ्यूजीज। आइसलम का मतलब होता है शरण देना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरीके से हमने दलाई लामा और थाउजेंड्स तिब्बतियन रिफ्यूजीज को हमने शरण दी थी, क्योंकि भाई ये तो एक मानवता का विषय बन जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, इंडिया ग्रांटेड पॉलिटिकल आइसलम ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 25। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एक मैप दे रखा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ABCD जो मार्किंग दे रखी होगी ना वो प्लेसेस आपको लोकेट करने इधर। तो फर्स्ट बोल रहा है एन इम्पॉर्टेंट कंट्री बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। अभी जस्ट हमने MCQ में देखा था कि कौन सा कंट्री है जो साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, तो वो हो जाएगा चाइना, ठीक है। तो सार्क के जो कंट्रीज हैं वही साउथ एशिया का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है द कंट्री हैज़ अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो कौन से कंट्री में सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम है? तो वैसे तो अब इंडिया में भी है, लेकिन श्रीलंका हम यहाँ पे डालेंगे क्योंकि श्रीलंका लोकेट कर रखा है। उसका नेक्स्ट है दिस कंट्री हैज़ हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, है ना। तो सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स जो है ये कौन से कंट्री में देखने को मिलेंगे? ये है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दिस कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि पूरी तरीके से मोनार्की नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे आ चुका है, एक तरीके से डेमोक्रेसी भी आ चुकी है। तो मोनार्की के साथ डेमोक्रेसी है। तो ये है आपका नेपाल, ओके। तो नेपाल हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये मैप में ABCD बोल रखी है। तो ये जो आंसर्स हैं आप यहाँ पे पुट कर लेना स्टूडेंट्स, वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। उसके बाद आते हैं 26 क्वेश्चन पे। तो ये एक लोगो दे रखा है, पिक्चर दे रखी है, तो इसको आपको पहचाननी है कि किसकी पिक्चर है। तो ये किसकी पिक्चर है भाई बताइए? ये UN की पिक्चर है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो उसका सिंबल है ये, उसका लोगो है। सेकंड बोल रहा है राइट द 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN। तो आप UN के कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, वॉर एंड पीस से रिलेटेड है, ठीक है। उसका थर्ड बोल रहा है राइट द 4 एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो 4 एजेंसीज लिख देना, आप कोई भी लिख सकते हो, यूनेस्को लिख सकते हो, यूनिसेफ लिख सकते हो, WHO लिख सकते हो, WTO लिख सकते हो, ILO लिख सकते हो, कोई भी 4 लिख सकते हो आप, कोई भी एजेंसी जो भी आपको आती है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे सेक्शन ई पर। तो यहाँ पर 27th क्वेश्चन देखेंगे मेंशन द लिमिटेशन ऑफ USSR दैट लेड टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। तो USSR का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके लिए लिमिटेशंस आपको बताने कि भाई वहाँ पे क्या क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद और में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द अरब स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एडेड टॉपिक है, ठीक है। तो इसको जरूर करके जाना। एंड मेंशन एनी 4 कॉजेस ऑफ द अरब स्प्रिंग। तो अरब स्प्रिंग में क्या है, जो भी अरब कंट्रीज थे ना, तो यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रही थी इकोनॉमिकली, सोशली, तो उसके बारे में है। तो आप जरूर देख लेना है इसका आंसर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखेंगे हम 28th क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे 2 तरीके की सिक्योरिटी हम लोगों ने देखी थी, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। तो ये नॉन ट्रेडिशनल के बारे में पूछ रहा है जिसमें ह्यूमन सिक्योरिटी आती है। तो आपको इसके बारे में इसके कॉन्सेप्ट बताने हैं। उसके बाद और में देखेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोशन ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे ट्रेडिशनल के बारे में बोल रहा है, ट्रेडिशनल में इंटरनल एंड एक्सटर्नल को बताना है आपको, ठीक है ना। उसको 29th क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्लेन एनी 4 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो वो आपको यहाँ पे डालने हैं, 4 चैलेंजेस आपको डालने हैं पार्टीशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद और में बोल रहा है व्हाट वर द रीजंस एंड इफेक्ट ऑफ द एक्सेप्टिंग द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक क्लेम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले लिंग्विस्टिक क्लेम्स किसने किया था? ये आंध्र प्रदेश ने किया था, जब उसको तमिलनाडु से अलग होना था, तमिल एंड तेलुगु
को लेके थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे उनके बीच में, तो इसी वजह से वो स्टेट जो है अलग हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि व्हेन एंड व्हाई डिड अ लॉन्ग फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगिन इन इंडिया। कोलिशन पॉलिटिक्स, कोलिशन का तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको जरूर एक बार चेक करके जाना। उसके बाद और में देखेंगे असेस द इम्पैक्ट ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो इसके आपको इम्पैक्ट भी डालने की कोलिशन गवर्नमेंट के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं हमारी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया पर। तो यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर 5 जो है ये कंप्लीट होता है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके आंसर्स लगाइए, और आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी आंसर राइटिंग करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको एग्जाम्स के टाइम पे, और उतना आप बहुत अच्छे से आंसर लिख भी सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।